मैं ज़ीशान रज़वी। शहर निज़ामाबाद की तरक्की जहां लोग समझ रहे थे रुक चुकी है, लेकिन निज़ामाबाद को अपने घर की तरह समझते हुए निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले अज़ीम क़ायद, जिन्होंने पहली बार रिज़र्वेशन का मुद्दा उठाया, जिन्होंने असेंबली में ओथ उर्दू में लिया, जिन्होंने उर्दू के रिवाज को बढ़ाया, ऐसे क़ायद जो किसी के तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब हमारे पास मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में निज़ामाबाद के उर्दू मीडियम स्कूल्स जो सहूलियत के ना होने के सबब दम तोड़ रहे थे, कई मसाजिद जहां पर सदियों से तामीरी काम जारी था, ऐसे मसाजिद, मदारिस और स्कूल्स के लिए तुलबा के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए और हॉस्पिटल जिसके मुतालबा गुज़िश्ता कई सालों से हो रहा था और कई जमातों ने वादा किया, लेकिन उस वादे पर अमली जामा ना पहना सकें, लेकिन इन्होंने वो काम कर गुज़ारा। आइए हम बात करते हैं रियासती मुशीर अक़लियती SC/ST BC मोहम्मद अली शब्बीर साहब से कि ये सफ़र और ये जद्दोजहद और ये जज्बा की वजह क्या है। वालेकुम सलाम। मैं जब आपका सवाल था कि ये जद्दोजहद कौम और मिलत के साथ हमदर्दी का मामला का इसका राज क्या है। मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था तब मैं चाह रहा था कि मैं इंजीनियर पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं फ़र्स्ट क्लास MPC इंटरमीडिएट पास करने के बावजूद भी मुझे एडमिशन नहीं मिला। मेरे एक दोस्त को मिल गया, तो मैं जाकर रजिस्ट्रार से पूछा कि भाई उनको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। 68% मार्क्स है मेरे। तो उन्होंने कहा कि तुम OC में हो, तुमको 92 के ऊपर मार्क्स आए तो ही एडमिशन मिल सकता है। वो BC A कैटेगरी में थे, उनको आ गया। तो जब से मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन में BC में मिलाना चाहिए, उनको रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको एक कोटा होना चाहिए। जब मेरा ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा और अल्लाह ताला ये काम मुझसे लेगा, ये मेरे ख्वाब ख्याल में नहीं था, लेकिन एक सोच आई थी। उसके बाद 89 में हम MLA बने, मिनिस्टर बने। जब मिनिस्टर बनने के बाद हम जब देखे कि कुछ काम करके बताएंगे, तो जवान थे, गर्म खून था, करने का इरादा था, लेकिन क़ानून में हमारे पास जो डिपार्टमेंट था उसमें दम नहीं था, ना कोई इख्तियार थे। हमको शेरवानी पहनना, जाना, जाके जो है सो कोई ना कोई उर्दू किताब का या कोई और किताब का है, कोई मुशायरा, कोई दरगाह शरीफ के उरूस का, बस वो करके आ जाना। तो हमने जब डॉक्टर मरी चन्नाडी साहब को कहा कि साहब आप तो बहुत बड़े सियासतदान हैं, लेकिन मेरा ना तजुर्बा है कि मैं वज़ीर औक़ाफ़, वज़ीर हज, मगर कुछ मेरे को इख्तियारात ही नहीं है, मैं क्या करके दे सकता हूँ कौम को। तब कुछ करेंगे सोचे, लेकिन उन्होंने CM बदल के, जब विजय भास्कर रेड्डी CM बनने के बाद मैंने उनको जाके कहा कि भाई मैं तो मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं बुलाए तो कोई ऑफिसर नहीं आता मेरे। उर्दू अकाडमी मेरे पास है, उर्दू अकाडमी के लिए मैं सेक्रेटरी को बुलाया तो बोलते कि उर्दू अकाडमी का बजट जब 6 लाख था, तो हमारे 6 लाख के लिए मैं 1400 करोड़ का एजुकेशन सेक्रेटरी कहाँ से आऊँ भाई, मैं डिप्टी सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट था 1.5 करोड़ रुपया, उसके उन्होंने वो भी 1600-2000 करोड़ का था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में। ऐसा कोई ऑफिसर भी वक्फ बोर्ड रेवेन्यू में था। मैं विजय भास्कर रेड्डी साहब को एक कंप्लीट रिपोर्ट बना के पेश करा कि सब एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी नहीं आया, तो मैं अपना वर्क पोर्टफोलियो से मैं क्या बेनिफिट ही नहीं कर सकता मुसलमानों को। मेरी मिनिस्ट्री में खाली मैं एक मिनिस्टर बन के मैं सरकारी मरात का फ़ायदा उठा सकूँ, कौम और मिलत के लिए कुछ नहीं कर सकता मैं। तब मैं हुक्म जारी करता हूँ कि आप बुलाए जब आना, तो मैं बोला आप हुक्म जारी करें, एक दफ़ा आएगा उन्हें, तो फिर क्या करना। बोला मेरे को एक महकमा बना के दीजिए आप, तो माइनॉरिटी वेलफेयर महकमा भी बना दो, जैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसा हमारे को भी एक महकमा बना के दीजिए। तब विजय भास्कर रेड्डी के बाजू में चीफ सेक्रेटरी जय भारत रेड्डी साहब थे, उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन इंडिया का करके आए थे, उनको थोड़ा तजुर्बा था। उन्होंने कहा कि साहब शब्बीर साहब का कहना बहुत वाजिबी है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है बोले। उनको बोले कि आप बाजू कमरे में वेट करो, मैं CM से कंप्लीट करके मैं आता हूँ। आने के बाद दूसरे दिन हम बैठक हुई नाश्ते पे,
उन्होंने 15 दिन के अंदर कैबिनेट मीटिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मुल्क का पहला रियासत आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का वजूद आया। ये एजाज़ भी आपको ज़्यादा एजाज़ ज़्यादा कि मैं मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर पहला आदमी, मेरा नाम बदल गया वज़ीर औक़ाफ़ वज़ीर हज बोलने का, औक़ाफ़ और हज के बजाय वज़ीर अक़लियती बहबूद यानी पूरे हिंदुस्तान में पहला मिनिस्टर मैं हूँ। ये एजाज़ है। उसके बाद उसको सेंट्रल में लाने के लिए जब चिंतन बैठक शिमला में हुई, जब सोनिया गांधी जी के लीडरशिप में वहाँ यंग लीडर्स को बुलाया गया था, जिसमें 230 लीडरों में मैं भी एक था, तो वहाँ पर भी डिबेट हुआ। अथवा से हमारे कुछ कायदीन कोई कहे कि भाई हमको डाक टिकट फलाने मौलाना के नाम पे दे दो, कोई कहा कि मौलाना एक इदारे के नाम पे ट्रेन दे दो। जब मेरी बारी आई तो मैं बोला सब हम आंध्र प्रदेश में दिए, अभी चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए, उससे फ़ायदा उठा रहे और बजट 3 करोड़ से 33 करोड़ करे हैं, रोशनी स्कीम लाए हैं, पूरे मुल्क में उनका नाम हो रहा, कुछ भी नहीं है, वो पूरे हम करें लेकिन क्रेडिट उनको जा रहा, हम मुल्क में भी नहीं है महकमा, आप बनाइए। तो सोनिया गांधी का मत पीछा, उन्होंने इमीडिएटली कहा मोइली जी ड्राफ्ट तैयार करो और फाइनल में लगाओ। जब फाइनल डिलिब्रेशन था तो उसमें ये करारदाद मंजूर हुई कि कांग्रेस की हुकूमत 2004 में आएंगी तो हम अक़लियती बहबूद मिनिस्ट्री मरकज़ में भी क़याम लाएंगे। उसके 1 साल के बाद प्रिपरेशन होने के बाद 6 जनवरी 2006 को अब्दुर्रहमान अंथोले साहब मुल्क के पहले यानी सेंट्रल में, ये रियासत का था मैं, तो अब बाद में ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने एज ए मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर बने और उसके बाद डिपार्टमेंट का क़याम अमल में आया। तो यहाँ भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, मुल्क में बनाने में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर कई जमातों की राय अलग थी कि रिजर्वेशन हमें नहीं होना चाहिए। मुझे हमारे हिंदू भाइयों से ज़्यादा मुस्लिम उलमाए कराम और मुस्लिम दानिशरों से बहुत सख्त मुकाबला हुआ। वो चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि रिजर्वेशन आए, वो उसकी मुखालिफत करते थे। वो कहते थे कि इस्लाम इक्वालिटी है, यहाँ ऊंच नीच नहीं है, तो ये क्यों। उसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करी, उसका नाम है भूख को फांसी दो। वो बुक है ये क्वेस्ट मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की जद्दोजहद। ये जद्दोजहद में हमने पत्थर फोड़ने वाला, किसी तरीके से सपेरा मुसलमान, इतर फरोश और बंदरों को खिलाने वाले, रीछों को खिलाने वाले, धोबी, हज्जाम, खसाब, चमड़े वाले, खलाईगर, बागबान, ऐसे कई जगहों लोगों को 22 पेशा वालों को हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के हुकूमतों को, कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको फ़र्दन हमने जाके पेश किया। 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कि मुसलमानों में ठीक है मसावत, बिल्कुल हमारा मज़हब में इक्वालिटी है, लेकिन हम अमल के बुनियाद पर फिर हमारे जो तबके से है वही तबके में हमारी शादियां होते हैं। अगर वो सांपा वाला होता, वो सांपा वालों के बच्चे उन ही कर लेते हैं। वो अगर खसाब है तो फिर वो खुरैश है तो खुरैश में ही होते हैं। अगर वो रीछा वाले हैं तो रीछा वाले में होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताकर मुझे एक तरफ उलमा को संभालना था, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हुकूमत से लड़ाई लड़ना था। बहुत बड़ी जद्दोजहद में बोल रहा हूँ मैं, टू बी फ्रैंक, मुझे गैर मुस्लिम भाइयों से उतनी मेरे को परेशानी नहीं ही, जितने हमारे कौम के रहनुमाओं से हमको बहुत ज़्यादा आई। मिसाल के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेकर बड़े उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन साहब तक भी 33 उलमाए कराम के साहब आके मुखालिफत करे कि नहीं होना रिजर्वेशन। एक दफ़ा ऐसे हो गया कि राजशेखर साहब हल गए, अरे इतने लोग आके नहीं होना बोले, तुम कहीं के पीछे रिजर्वेशन के पीछे लगाए, बंद कर देंगे। उनकी कैसेट भी है मेरे पास। तो शबीर साहब हम इस रिजर्वेशन के मुखालिफ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन बाद में और बात है कि वो भी समझे कि नहीं, हम कुछ गलत तरीके से समझे थे, रिजर्वेशन ऐसा नहीं ऐसा है। बाद में सब तायद करे, जो उलमा फतवे दिए थे फिर वो लोग भी बाद में इसकी तायद का ऐलान कर दिए। तो वो मसला
ये आपकी जद्दोजहद थी जो मुखालिफिन को भी आपके तायदी बना दी। अब पता नहीं वो अल्लाह जल्ले जलालहू का क्या था दम दल कि मैं डर के पीछे नहीं हटा किससे भी, आगे बढ़ा और पीछे अल्लाह की मदद थी, ये रिजर्वेशन आया। आज कितने लाख, आज 24 से 25 लाख लोग डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA, खुद निज़ामाबाद के अंदर लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे हैं हमारे जो इंजीनियर और आला तालीम से आरास्ता हो इस शहर में हैं। हर साल हर नहीं अभी तक हुए। लास्ट ईयर का जो अगर मेडिकल में देखेंगे 724 MBBS में दाखिला मिला, और कमाल है कि उसके अंदर लड़कियां 700 बच्चियों को एडमिशन आया, और बच्चा लड़कों को जो है सो सिर्फ 420 पोस्ट लड़कों का है, यानी 67% गर्ल्स है, 36% बॉयज़ है। अगर डेंटल में जाएंगे तो 554 सीट में 354 में 300 सीट्स लड़कियां लिए, 54 सीट लड़के लिए, यानी परसेंटेज वाइज 83.71% हमारी बेटियां हैं और बच्चे 16% हैं। इससे ज़ाहिर हो रहा कि हमारी कमज़ोरी क्यों है, लड़के क्यों पीछे हो जा रहे, लड़के कंपटीशन से क्यों बाहर हो जा रहे। तो मैं एक ज़िम्मेदारी के साथ कौम और नस्ल को बचाने के लिए मैं एक अपील कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि ये चबूतरा पे बैठना, रातों को जगना, माँ बाप भी बंद करें, बच्चे भी बंद करें। माँ बाप शाम में बैठ के रातों में होटलों में समोसा चाय पीते बैठे हुए, सामने के दरवाजे से जा रहे तो बच्चे पीछे के दरवाजे से जाके बैठ रहे, जिसकी वजह से आज लड़कियाँ 9-10 बजे घर में सो जा रहे और टॉपर आ रहे, लड़के भी बाप भी जग रहा, बच्चा भी जग रहा। आप तालीम कहाँ से पढ़ेंगे उन्हें। इसलिए मेरा अदबन गुजारिश है कि कौम को, अपने औलाद को बचाओ तो रातों में जल्दी घर में जाके सो जाओ। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अर्ली डिनर अर्ली स्लीप, जल्दी खाओ जल्दी सो जाओ। सुबह का कारोबार में अल्लाह खैर और बरकत रखा। हम 12 बजे 1 बजे उठ के कारोबार शुरू करें तो बैर ना उसमें बरकत है ना खैर है। क्या मौलाना जी। अभी नया बजट आया है और असम्बली इजलास में भी तकरीबन रात के 3 बजे तक माइनॉरिटीज़ के फलाह व बहबूद के लिए डिस्कशन चला, उसके बारे में नहीं डिस्कशन होना चाहिए जमहूरियत के अंदर। हमको ही मालूम नहीं है, अपोजिशन का काम है वो भी हमारे को नुक्ताचीनी करें जहाँ हमारे गलतियाँ हैं, कहीं कौम को अच्छे स्कीम्स हैं, तो इसलिए तो असम्बली पार्लियामेंट इसलिए डिबेट के लिए रखा गया है। डिस्कशन होना चाहिए, हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए। और ख़ास तौर पर मेरा ये नज़रिया है बचपन से तालीम ये मैंने कह रहा हूँ, ये मुक़द्दस कुरान कह रही है कि इक़रा पढ़ो, तो जब कुरान कह रही है तो उससे बढ़ के हमारे को और क्या चीज़ होना चाहिए। तो मैं ये आप सबसे गुजारिश है, मेरा आखिरी मैसेज पैगाम है, इल्म एजुकेशन पढ़ाओ बच्चों को पढ़ाने के बाद अब वायनाड में तूफ़ान आया, 200 के करीब लोग गिर गए, उसके थोड़ी दूर पे समंदर है, वो वायनाड जाते जाते इंसानों को, घरों को, झाड़ों को, पहाड़ों को तोड़ते हुए जाके समंदर में मिल गया। रास्ता तो पहले नहीं मालूम था, मैं रास्ता बना के गया। तो मेरी यही मिसाल है कि अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाओ, वो ख़ुद अपना रास्ता ढूंढते हुए मंजिल को चले जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ाओ, ऑटोमेटिक वो ख़ुद रास्ता ढूंढ लेता। जिस तरह बारिश वायनाड में निकाला समंदर तक चलेगा, उसी तरह ये भी हो जा सकता है। अभी जो निज़ामाबाद के लिए खुसूसी फ़ंड्स मख्तस किए गए, उसमें किस तरह के खिदमत अंजाम दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10-10 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फ़ंड दिए हैं। वो 10 करोड़ रुपए मैंने निज़ामाबाद में जो कई बरसों से रोडें, छोटे छोटे गलियों में, बड़े रोडों तो बड़ा फ़ंड आएगा। ये फ़ंड्स छोटे छोटे कामों के लिए, जहाँ म्यूनसिपाल्टी में फ़ंड्स नहीं है, कॉरपोरेशन में हुकूमत तो बड़े रोडां देती है, तो वहाँ पर सीमेंट रोड, ड्रेनेज, जहाँ गरीब मस्जिदें हैं वहाँ पर वज़ू का इंतज़ाम नहीं है, गवर्नमेंट के स्कूल से कमरे नहीं हैं, वहाँ फर्नीचर नहीं है, इस तरीके से कुछ कम्युनिटी संगम भवन्स है। तो मैंने निज़ामाबाद के अंदर 2 आँख है हमारे,
दोनों तबक़ात के अंदर अक्सरियत और अक़लियत में मसावत देखते हुए वहाँ पर मेरे 10 करोड़ रुपए के वर्क्स सैंक्शन किया गया है और बहुत जल्द और 8-10 दिन में काम शुरू होगा। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार है कि अमृत में और यूडीएफ फंड में, अर्बन डेवलपमेंट फंड में वहाँ 100 करोड़, वहाँ 200 करोड़, जुमला 300 से 400 करोड़ रुपया निज़ामाबाद के लिए आया है। ये फंड से हमने पहले, जैसा कि आपका धर्मपुरी कॉलोनी है, वो कॉलोनी के 5-6 डिवीज़न्स है, उसमें पानी की किल्लत है, करंट के पोला सही नहीं है, खंबे वायर नीचे लग रहा है, तो वो तमाम चेंज करेंगे। हम खंभों को चेंज करेंगे, पानी के बड़े बड़े लाइंस डालेंगे, वहाँ तोड़ने के बाद नए सीमेंट रोड, परमानेंट रोड्स ख़राब नहीं होंगे सर, क्योंकि वो एरिया शिंक होते रहता। अगर हम बीटी गिटी डालो तो 1 साल में ख़राब हो जाता। तो अच्छी क्वालिटी के रोड्स डालेंगे। ये डेवलपमेंट वर्क्स बहुत जल्द, ये आखिरी महीने के में सीएम साहब कभी भी आके 400-500 करोड़ रुपए का ये डेवलपमेंट वर्क्स, तो निज़ामाबाद अब सुनहरा निज़ामाबाद के जैसा उसको तमाम सहूलतों के साथ निज़ामाबाद को डेवलप करने की हमारी ये कोशिश है। माइनॉरिटी सब प्लान के बारे में भी असेंबली में डिस्कशन चला और काफ़ी वक्त तक भी तमाम ऑफिसर उस डिस्कशन में बिज़ी रहे, तो उसके मुताबिक नहीं, हमने एक मालूम है मेरी सदारत में स्टेट में कमेटी बनी कांग्रेस पार्टी की, उस कमेटी का माइनॉरिटी डिक्लेरेशन 4,000 करोड़ रुपए से हमने बनाया। इस साल हमने 3,000 करोड़, क्योंकि 8 महीने का बजट है, तो 3,000 करोड़ रुपए का बजट बनाए। लास्ट ईयर से ये साल में हमने 800 करोड़ का बजट बढ़ाए, एकदम 800 करोड़ का जंप लिए। नेक्स्ट बजट तक हमारा टारगेट 4,000 करोड़ में हम जो इलेक्शन से पहले जो स्कीमात अनाउंस करे थे माइनॉरिटी के, वो तमाम स्कीमों को रूबोमल लाएंगे। आखिर में निज़ामाबाद की आवाम के लिए आपका क्या पैगाम? निज़ामाबाद के आवाम के द्वारा ये है कि अब बहुत अमन के साथ रह रहे हैं, ये बहुत सबसे अच्छी खुशी की बात है। दूसरी ये है कि अभी मेरे से मुतालबा किया जाए कि होटलों को रात तमाम खुला रखो, वो मुतालबा से दस्तबरदार होकर थोड़े और कुछ देर बढ़ाने का करो। रातों में अपने बच्चों के साथ घर में रहो, लड़कों के साथ, अपने अहलिया के साथ वक्त घर में गुजारो। दोस्त अहबाबों के ये गप्पे मार के, समोसे खा के, चाय पीने का वो बंद करो। हमारी निज़ामाबाद की सरजमीन पे पैदा होकर आज सारे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सिंग के निखत ज़रीन जो हमारी दोस्त की बेटी भी है, यानी वास्ते में हमारी भतीजी कैसा लगती है, तो उस लड़की को जो लास्ट टाइम एशिया और ओलंपिक्स में जो वर्ल्ड चैम्पियन लिए थे, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने परसों के कैबिनेट में, 2 दिन पहले के कैबिनेट और असेंबली के अंदर कुछ क्लारिफिकेशन उसमें करना था। उसमें हमारे निज़ामाबाद के पैदा हुई यहाँ की हमारी भतीजी को, निखत ज़रीन को डीएसपी का ओहदा दिया गया है और 600 गज का प्लाट दिया गया है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है। यानी कांग्रेस का बात ये है कि हम जो बोलते हैं वो करके बताते हैं। प्रीवियस सरकार ने डीएसपी का वादा करे लेकिन नहीं करे, हमने करके बताया। टेक्निकल दुश्वारियाँ थी तो उसको कैबिनेट में रखे, फिर कैबिनेट के बाद असेंबली में वो उसको दूरी करे। नंबर दूसरा केस जो सिराज T20 के अंदर भी वर्ल्ड कप में उन्होंने भी जीत के आए, उनको भी एज ए डीएसपी नहीं बल्कि आरडीओ रैंक का पोस्ट दिए। तो उसके अंदर ये था कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम लिखे बगैर, फिर भी इन्हें तो ग्रेजुएट है, लेकिन सिराज जो है वो ओनली इंटर के SSC इंटरमीडिएट की है, वो क्वालिफाई नहीं हो सकते। उसके लिए उनके लिए स्पेशल एग्जाम्शन असेंबली में बिल रख के लेकर उनको बनाए हैं। तो इससे बता सकता है कि कांग्रेस पार्टी, हमने दोनों वादे पूरा किए हैं। अक़लियतों को जब कांग्रेस थी, राजशेखर रेड्डी, शब्बीर अली ने 4% रिजर्वेशन लाए। अब रेवंत रेड्डी के दौर में हमारे सामने 2 जो पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स के अगेंस्ट में स्पेशल बिल असेंबली में लाकर कैबिनेट में पास कर एक को डीएसपी, एक को आरडीओ डायरेक्ट ग्रुप 1 के हैसियत से उनको बनाया गया है।
इसके लिए मैं निज़ामाबाद के आवाम की जानिब से रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे रियासती मुशीर जिन्होंने अवाम को पहली बात तो ये पैगाम दिया कि वो तालीम, नौजवान लड़के तालीम की जानिब अपनी तवज्जो दें। इसी के साथ साथ शहर निज़ामाबाद की तरक्की के लिए मुस्तक़बिल में प्लान्स है, उसके बारे में बताया।